नमस्कार। आज हम रेडिंगटन लिमिटेड के कॉर्पोरेट फैसलों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास कंपनी के पुराने रिकॉर्ड हैं, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, मीटिंग्स वगैरह। और हम इन टुकड़ों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेडिंगटन की कहानी, उसके इन कॉर्पोरेट एक्शन की जुबानी क्या कहती है। ये जानकारी एक फाइनेंशियल डेटा सोर्स से है। तो मिशन ये है, इन फैसलों के पीछे की सोच और निवेशकों के लिए इनके मायने क्या हैं, इसे डिकोड करना। ठीक है? बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फैसले कंपनी के बिजनेस से कैसे जुड़ते हैं। याद दिला दें, रेडिंगटन कमोडिटी ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है, कमर्शियल सर्विसेज और सप्लाई सेक्टर का हिस्सा। वैसे सोर्स में इसके स्टॉक परफॉर्मेंस का जिक्र भी है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार बताया गया है। और हाल ही में मतलब 16 सितंबर 2025 तक शेयर 262 रुपये 50 पैसे पर था, करीब 8.64% का उछाल। लेकिन हाँ, आज हमारा फोकस सिर्फ इन कॉर्पोरेट कदमों पर रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बोनस शेयर से। आंकड़े बताते हैं कि रेडिंगटन ने हाल के सालों में एक बार बोनस दिया है, अगस्त 2021 में। ये बोनस 1:1 के अनुपात में था। इसकी एक्स डेट थी 18 अगस्त 2021 और रिकॉर्ड डेट 20 अगस्त 2021। अच्छा, 1:1 बोनस, ये तो शेयर धारकों के लिए काफी अच्छा लगता है सुनने में। कंपनी के नजरिए से इसका क्या मकसद होता है आमतौर पे? हाँ बिल्कुल, 1:1 बोनस का सीधा मतलब है हर एक शेयर पर एक शेयर मुफ्त। ये कंपनी का अपने शेयरधारकों को क्या कहते हैं, रिवॉर्ड देने का या मुनाफे में हिस्सा देने का एक तरीका है। इससे होता क्या है कि शेयरधारक के पास शेयरों की संख्या डबल हो जाती है। कीमत भले ही एडजस्ट होकर आधी हो जाए, पर कुल होल्डिंग वैल्यू वो वही रहती है। और हाँ, ये जो डेट्स हैं, एक्स डेट 18 अगस्त, मतलब इस तारीख के बाद शेयर खरीदने वाले को बोनस नहीं मिलेगा। और रिकॉर्ड डेट 20 अगस्त, वो कट ऑफ तारीख है जब कंपनी देखती है कि रजिस्टर में किन शेयर धारकों के नाम हैं जिन्हें बोनस देना है। अक्सर बोनस इशू करने से ना शेयर की बाजार में खरीद फरोख्त भी आसान हो जाती है, थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो शायद 2021 में कंपनी को लगा होगा कि भाई शेयर धारकों को पुरस्कृत करने और लिक्विडिटी बढ़ाने का ये सही समय है। दिलचस्प। लिक्विडिटी बढ़ाने का एक तरीका। अच्छा, बोनस के अलावा क्या कंपनी ने शेयर को और सुलभ बनाने के लिए कोई और कदम उठाया? स्टॉक स्प्लिट का भी जिक्र है इसमें। हाँ बिल्कुल। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एक स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, लेकिन काफी पहले हुआ था, अगस्त 2010 में। तब शेयर की फेस वैल्यू यानी उसका जो अंकित मूल्य होता है वो 10 रुपए से घटाकर 2 रुपए कर दिया गया था। एक्स स्प्लिट डेट 20 अगस्त 2010 और रिकॉर्ड डेट 23 अगस्त 2010 थी। फेस वैल्यू को 10 से 2 करना, ये तो सीधा सीधा 5 गुना का बदलाव है। इसके पीछे क्या सोच रहे होगी कंपनी की? देखिए, फेस वैल्यू को इस तरह बांटने का या स्प्लिट करने का सबसे आम कारण होता है शेयर की मार्केट कीमत को कम करना। होता क्या है कि जब 2010 में ये स्प्लिट हुआ होगा, तब शायद रेडिंगटन का शेयर प्राइस काफी बढ़ गया होगा, थोड़ा महंगा हो गया होगा। तो जो छोटे निवेशक हैं वो शायद उसे खरीदने में हिचकिचा रहे होंगे। तो जब फेस वैल्यू 5 गुना कम की, मतलब 10 से 2 की, तो शेयरों की संख्या 5 गुना बढ़ गई और जो प्रति शेयर कीमत थी वो लगभग 5वां हिस्सा रह गई। अच्छा। नतीजा, शेयर सस्ता दिखने लगता है। हाँ। और छोटे निवेशकों की पहुंच में आ जाता है। ये कदम अक्सर तब उठाया जाता है जब कंपनी चाहती है कि उसका शेयर ज्यादा लोगों के हाथ में हो, जिससे बाजार में उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़े। ये एक तरह से कंपनी के विस्तार और अपने शेयर के लिए एक व्यापक आधार बनाने की कोशिश का संकेत हो सकता है। समझ गई। तो बोनस और स्प्लिट, इनसे शेयर धारकों को अप्रत्यक्ष फायदा हुआ और शेयर सुलभ बना। अब देखते हैं कंपनी ने सीधे तौर पर मुनाफे में हिस्सा कैसे दिया है, यानी डिविडेंड। यहाँ तो काफी लंबा इतिहास दिख रहा है। हाँ, डिविडेंड्स तो निवेशकों के लिए काफी अहम होते हैं। बिल्कुल। आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2007 से अब तक कंपनी ने 22 बार डिविडेंड दिए हैं। और एक पैटर्न है कि हर साल लगातार फाइनल डिविडेंड देखने को मिला है। पिछले कुछ सालों पर नजर डालें, जैसे 2022 से 2025 तक, तो फाइनल डिविडेंड 6 रुपीज से 7.5 रुपीज प्रति शेयर के आसपास रहा है। हाँ, 2021 एक खास साल था जब फाइनल डिविडेंड 7 रुपीज एंड 60 पैसा था और उसके साथ एक स्पेशल डिविडेंड भी था 4 रुपीज का। उस साल 2 बार पेमेंट हुई। ओह, स्पेशल डिविडेंड भी। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो पिछले 12 महीनों में कुल इक्विटी डिविडेंड 6 रुपये 80 प्रति शेयर बनता है और मौजूदा शेयर कीमत जो हमने देखी 262 रुपये 28 पैसे,
उस पर देखें तो डिविडेंड यील्ड करीब 2.59% आती है। ये लगातार डिविडेंड देना और फिर 2021 में वो स्पेशल वाला भी, ये कंपनी की फाइनेंशियल सेहत के बारे में क्या बताता है? देखिए, ये जो निरंतरता है ना, खासकर हर साल फाइनल डिविडेंड देना, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण संकेत है। ये दिखाता है कि कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, और मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि उस मुनाफे का एक हिस्सा शेयरधारकों को नियमित रूप से लौटाया जाए। ये निवेशकों में, खासकर उनमें जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, एक भरोसा जगाता है। सही। अब ये जो 2.59% की यील्ड है, वो मौजूदा माहौल में कैसी है, ये तो तुलना करने वाली बात है, लेकिन ये एक वास्तविक रिटर्न है जो शेयर होल्डर्स को मिल रहा है। हाँ। वित्तीय अनुशासन और क्या कहते हैं, शेयरधारक हितैषी रवैये का प्रमाण हो सकता है। ठीक है, ये तो हुई फैसलों की बात। अब ये फैसले लिए कहाँ जाते हैं? बोर्ड मीटिंग्स में। इस पर क्या जानकारी है? क्या कोई खास पैटर्न दिखता है इन मीटिंग्स में? हाँ, मीटिंग्स का पैटर्न देखना भी जरूरी है। हाँ, एक स्पष्ट पैटर्न तो है। हमारे पास जो मीटिंग्स का रिकॉर्ड है, जैसे सबसे हालिया मीटिंग 30 जुलाई 2025 को हुई थी, वो तिमाही नतीजों के लिए थी। उससे पहले मई 2025 में सालाना ऑडिटेड रिजल्ट्स और फाइनल डिविडेंड पर चर्चा हुई। और पीछे जाएं तो देखिए, हर तिमाही नतीजे घोषित करने के लिए मीटिंग हुई है फरवरी 2025, अक्टूबर 2024, जुलाई 2024, और डिविडेंड या सालाना नतीजों के लिए भी मीटिंग्स हुई हैं जून 2024, मई 2024। ये काफी नियमित लगता है। बिल्कुल, और ये नियमितता ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक अहम पहलू है। ये दिखाता है कि कंपनी तय समय पर अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स घोषित करने और डिविडेंड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सेबी जैसे रेगुलेटर्स के नियमों का पालन भी सुनिश्चित करता है और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखता है। निवेशकों के लिए इन मीटिंग्स की तारीखें इसलिए जरूरी होती हैं क्योंकि इनमें लिए गए फैसलों, खासकर नतीजों और डिविडेंड की घोषणाओं का सीधा असर शेयर की कीमत और बाजार की धारणा पर पड़ता है। ये एक तरह से कंपनी के ऑपरेशनल रूटीन और अनुशासन का भी आईना है। सही कहा। अच्छा, एक और तरीका जिससे कंपनियां पैसा जुटा सकती हैं, वो है अपने मौजूदा शेयरधारकों को ही नए शेयर खरीदने का अधिकार देना, मतलब राइट्स इशू। क्या रेडिंगटन ने कभी ये रास्ता अपनाया है? हाँ, राइट्स इशू भी एक तरीका होता है फंड रेस करने का। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2000 के बाद से रेडिंगटन ने कोई राइट्स इशू जारी नहीं किया है, मतलब लगभग 2.5 दशक में एक बार भी नहीं। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? ये एक दिलचस्प अवलोकन है। राइट्स इशू आमतौर पर तब लाया जाता है जब कंपनी को विस्तार के लिए या कोई कर्ज चुकाने के लिए या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए पूंजी की जरूरत होती है, और वो ये पैसा अपने मौजूदा शेयरधारकों से ही लेना चाहती है, उन्हें एक तरह से पहला अधिकार देकर। इसका ना होना कई बातें कह सकता है। हो सकता है कंपनी को इतने बड़े फंड की जरूरत ही ना पड़ी हो पिछले 20-25 साल में, या फिर उसने अपनी जरूरतें आंतरिक स्रोतों से पूरी कर ली हो, मतलब अपने मुनाफे को रीइन्वेस्ट करके। अच्छा। या फिर बैंक लोन या अन्य तरीकों से फंड जुटा लिया हो। कभी कभी कंपनियां राइट्स इशू से बचती भी हैं क्योंकि इससे मौजूदा शेयर होल्डिंग थोड़ी डाइल्यूट हो सकती है, मतलब प्रति शेयर कमाई थोड़ी कम हो सकती है। तो ये रेडिंगटन की आत्मनिर्भरता या उसकी फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी का एक संकेत हो सकता है कि वो पिछले इतने सालों में इस विकल्प के बिना ही अपना काम चला पाई है। ओके। अच्छा, और चलते चलते सोर्स में एक यूजर वोटिंग पोल का भी जिक्र है। ये क्या कहता है? हाँ, ये पोल्स भी आजकल काफी दिखते हैं। हाँ, ये एक छोटा सा स्नैपशॉट है। 842 वोट्स के आधार पर है ये। इसमें करीब 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% बेचने की और करीब 6% होल्ड करने की। देखिए, इस तरह के पोल बस उस पल के सेंटिमेंट का, मतलब मूड का एक इशारा देते हैं। इसे किसी भी सूरत में निवेश की सलाह तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। निवेश का फैसला हमेशा अपनी रिसर्च और जरूरत के हिसाब से ही लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये दिखाता है कि उस समय जिन लोगों ने वोट किया उनमें से ज्यादातर स्टॉक को लेकर पॉजिटिव थे। एक ब्रॉड सेंटिमेंट पता चलता है बस। ठीक है, तो इन सब कॉर्पोरेट एक्शंस को एक साथ देखें। बोनस, फिर वो पुराना स्प्लिट, लगातार डिविडेंड, नियमित मीटिंग्स, राइट्स इशू का न होना, ये रेडिंगटन के बारे में क्या बड़ी तस्वीर बनाते हैं? एक निचोड़ क्या निकलता है? हाँ, अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो एक ऐसी कंपनी की छवि उभरती है जो अपने शेयर धारकों को रिवॉर्ड देने में यकीन रखती है, चाहे वो बोनस के जरिए हो या लगातार डिविडेंड के जरिए। उसने शेयर को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की है, जैसे वो स्टॉक स्प्लिट किया था, और एक अनुशासित तरीके से काम करती है जो उसकी नियमित मीटिंग्स और लगातार डिविडेंड से झलकता है। डिविडेंड की निरंतरता उसकी फाइनेंशियल स्थिरता की ओर इशारा करती है, और राइट्स इशू का ना होना वो शायद उसकी आंतरिक वित्तीय ताकत
या पूंजी जुटाने के अलग तरीकों को दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये एक्शंस एक मैच्योर, शेयर होल्डर हितैषी और व्यवस्थित कंपनी का संकेत देते हैं। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट्स नहीं हैं, ये कंपनी के चरित्र और उसकी प्राथमिकताओं की झलक देते हैं। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हमने देखा कि रीडिंगटन ने अतीत में डिविडेंड को महत्व दिया है, कंसिस्टेंट रही है। भविष्य में क्या होगा? क्या कंपनी इसी तरह मुनाफे का हिस्सा बांटती रहेगी, या फिर ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करने के लिए हो सकता है डिविडेंड पॉलिसी कुछ बदले? बाजार की बदलती उम्मीदें और कंपनी के खुद के विकास के प्लान, ये आने वाले समय में इस रणनीति को कैसे आकार देंगे, ये देखना निवेशकों के लिए काफी अहम होगा। इस पर जरूर सोचा जा सकता है। वाकई एक अहम सवाल, भविष्य के लिए सोचने वाला बिंदु है। आज इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।